हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 12 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपनी इस वीडियो में जो भी डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं इम्पॉर्टेंट, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाते हैं। आप आगामी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उन सभी परीक्षाओं में अगर करंट अफेयर्स से टॉपिक पूछा जाता है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की या पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। तो इसके लिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में आगे की ओर और सबसे पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 8 सितंबर, बी ऑप्शन है 10 सितंबर, सी ऑप्शन है 11 सितंबर और डी ऑप्शन है 1 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर 2024 और ये प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पेड़ों की या वनों की रक्षा करने के लिए जितने भी लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उन सभी को यह जो दिवस है वह समर्पित रहता है। तो अगर हम डिटेल में बात करें तो हर साल 11 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन अगिनत कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए समर्पित है जिन्होंने भारत के जो जंगल हैं, वन हैं और जो वन्य जीव हैं इनकी रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन सभी लोगों ने जो अपना बलिदान दिया है वनों को बचाने में, वनों की कटाई को रोकने के लिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते भी होंगे चिपको आंदोलन के बारे में, जो कि पेड़ों की रक्षा करने के लिए ही चिपको आंदोलन चला था, जिसमें जो महिलाएं थीं वो पेड़ से चिपक गई थी ताकि पेड़ को ना काटा जाए। इसके लिए वो अपनी जान से भी खेल गई, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तो इन सभी लोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या कुछ इन्होंने अपने बलिदान दिया है पेड़ों की रक्षा करने में, तो इसके बारे में लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचाने के लिए यह जो दिवस है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यह मनाया जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा में कहाँ पर किया जाएगा? तो इंडिया एक्सपो मार्ट है, वहाँ पर ये सेमीकॉन इंडिया 2024 का जो आयोजन है यह किया जाएगा। कब? यह होगा 11 से 13 सितंबर 2024 तक, यानी कि 11 से ये प्रारंभ होगा और 13 तारीख तक यह चलेगा, 13 सितंबर तक। उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, 11 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया। इस वर्ष की जो थीम है 2024 की, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, यानी कि जो सेमीकंडक्टर है इसका आने वाला फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, कितना कारगर है, लाभदायक है आने वाले भविष्य के लिए सेमीकंडक्टर, इसके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए ये जो सेमीकॉन इंडिया के जो आयोजन है यह किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता भाग लेंगे। यानी कितने लोग वहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं? 250 से अधिक जो प्रदर्शक होंगे वो रहेंगे और 150 वक्ता जो है वो भाग लेने वाले हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में कौन सा ऐसा शहर है जो कि पहले स्थान पर बना हुआ है? तो ए ऑप्शन है सूरत, बी ऑप्शन है ग्वालियर, सी ऑप्शन है इंदौर और डी ऑप्शन है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरत शहर जो है वह स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में टॉप पोजीशन पर या फिर कह सकते हैं पहले स्थान पर बना हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में
और जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, यानी कि 10 लाख से अधिक शहरों वाली जो आबादी है उनमें जो सूरत है यह पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है उन शहरों की लिस्ट में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत जो शहर है वह पहले स्थान पर है। और सूरत के बाद जबलपुर और आगरा का स्थान रहा, यानी कि फिर सेकंड पे जबलपुर और फिर थर्ड पर आगरा इस 10 लाख वाली आबादी में इन स्थानों पर रहे। आगे हम श्रेणी सेकंड की बात करें तो श्रेणी 2 जो होती है वह 3 लाख से 10 लाख तक के जो शहर होते हैं उनके लिए होती है। और इस सूची में फिरोजाबाद पहले स्थान पर रहा है, यानी कि जो श्रेणी फर्स्ट थी उसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे, उसमें सूरत पहली पोजीशन पर था। फिर श्रेणी सेकंड आई, इसमें 3 से 10 लाख तक की जो आबादी है उनमें उन शहरों को रखा जाता है, तो इसमें फिरोजाबाद फर्स्ट पोजीशन पर है। और श्रेणी थर्ड की बात की जाए तो इसमें 3 लाख से कम आबादी रहती है जिन शहरों की, उनको रखा जाता है, इसमें रायबरेली पहले स्थान पर रहा है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, यूपी स्पेशल वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो इसको जरा ध्यान रखें, क्योंकि श्रेणी 2 और श्रेणी 3 में यूपी के ही जो शहर हैं वो आए हुए हैं, तो इसके लिए आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। लेकिन जो टॉप पोजीशन जो कि 10 लाख आबादी वाला शहर है उसमें सूरत जो है वो पहली पोजीशन पर बना हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल मजीद तैब्बोने किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ए ऑप्शन है ब्राजील, बी ऑप्शन है अल्जीरिया, सी ऑप्शन है पोलैंड और डी ऑप्शन है सीरिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब्दुल मजीद तेब्बोने ये अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति, नए कहने का मतलब क्या है कि ये फिर से अल्जीरिया के राष्ट्रपति बनकर के आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी यही राष्ट्रपति थे। आगे हम बात अभी करेंगे। तो हाल ही में हुए अल्जीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल मजीद तेब्बोने इनको फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। इससे पहले वर्ष 2019 से 2024 तक अल्जीरिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी कि इससे पहले जो कार्यकाल हुआ उसमें भी यही अल्जीरिया के राष्ट्रपति थे और एक बार पुनः ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति बनकर के आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्जीरिया के बारे में बात करें तो यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और यह अगर सिचुएशन की बात करें, स्थिति की बात करें तो यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? यानी कि अभी संसदीय राजभाषा समिति बनाई गई, मतलब उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो कौन उनके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ए ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और डी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमित शाह जी को संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी कि इससे पहले भी ये नियुक्त किए जा चुके हैं। एक बार फिर से इनको संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष फिर से पुनः इनको नियुक्त कर दिया गया है। आगे हम बात करें तो अमित शाह वर्ष 2019 से 2024 के दौरान भी संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि जैसा अभी हमने पहले भी बात किया कि इससे पहले भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं और फिर से इनको पुनः यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम राजभाषा संसद समिति की बात करें तो राजभाषा पर संसद की समिति का जो गठन है यह वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत किया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, खासकर जीके के परिदृश्य से। तो राजभाषा पर जो संसद की समिति है इसका गठन वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत किया गया था और अभी हाल ही में इसका जो अध्यक्ष है वो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास, यानी इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, तो युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो युद्ध अभ्यास नाम का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण होता है, ये सबसे पहले बात करें तो ये भारत और
अमेरिका के बीच में होता है, भारत और यूएसए के बीच में। नाम क्या है इसका? नाम है इसका युद्ध अभ्यास। और अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान में भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगर हम डिटेल में बात करें तो युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन 9 से 22 सितंबर तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट, अगेन डेट भी पूछी जा सकती है, कहां पर किया गया यह भी पूछा जा सकता है। और ये जो युद्ध अभ्यास है ये किसके किसके बीच में होता है? तो ये भारत और यूएसए के बीच में होता है। 2024 वाला कब हुआ? तो 9 से 22 सितंबर के बीच में हुआ। कहां पर हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में यह आयोजित किया गया। यह जो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास है इसका संस्करण कौन सा था? अब की बार का जो संस्करण है यह 20वां संस्करण था। तो अब की बार का जो संस्करण है कौन सा था? 20वां संस्करण था। प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व है वह राजपूत रेजिमेंट ने की एक बटालियन के साथ साथ अन्य शाखाओं और विभागों के कर्मी इसका जो प्रतिनिधित्व है वह कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भारतीय सेना की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किसने किया? राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने इसका प्रतिनिधित्व किया हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की महासभा की मेजबानी करेगा? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की महासभा की मेजबानी करेगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा की जो मेजबानी है वो इस बार भारत करने वाला है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो भारत नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की महासभा जो होगी उसकी मेजबानी करेगा। कब? 25 से 30 नवंबर को भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसकी बैठक होगी, वहाँ पर जो भारत है वो इसकी मेजबानी करेगा 25 से 30 नवंबर को। इसमें 100 से अधिक देशों के लगभग 1500 प्रतिष्ठित अतिथि भाग लेंगे, यानी कि 100 से अधिक जो देश हैं उसके 1500 प्रतिष्ठित जो अतिथि होंगे, जो मुख्य वहाँ के जो मेन होंगे वो यहाँ पर आकर के भाग लेने वाले हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि अरुण गोयल जो हैं इनको किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है सऊदी अरब, सी ऑप्शन है क्रोएशिया और डी ऑप्शन है कांगो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रोएशिया के राजदूत के रूप में अरुण गोयल जी को नियुक्त कर दिया गया है। ये भारत के राजदूत होंगे वहाँ क्रोएशिया में, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये अरुण गोयल जी हैं। और अगर हम डिटेल में बात करें तो श्री अरुण गोयल को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य भी कर चुके हैं और इन्होंने नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त इनको नियुक्त किया गया था और मार्च 2024 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। यानी कि नवंबर 2022 में इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और मार्च 2024 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब ये क्रोएशिया गणराज्य के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएचएम के राज्य मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनएचएम का जो राज्य मिशन निदेशक है इसे किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है विनय मोहन, बी ऑप्शन है राजीव कुमार, सी ऑप्शन है विनय गोयल और डी ऑप्शन है राहुल त्यागी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विनय गोयल को एनएचएम के राज्य मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये हैं विनय गोयल जी, ये हैं विनय गोयल जी और इनको ही एनएचएम का राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो विनय गोयल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के, या जिसे हम एनएचएम के नाम से जानते हैं, इसके राज्य मिशन निदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। इनको राज्य मिशन निदेशक का पद इनको दिया गया है, नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने
के जीवन बाबू का स्थान लिया है, यानी कि इससे पहले जो नियुक्त थे वो थे के जीवन बाबू, और इनके स्थान पर विनय गोयल जी को नियुक्त किया गया है। जो विनय जीवन बाबू हैं ये केरल जल प्राधिकरण में प्रबंध निदेशक के पद पर आसीन हुए हैं, यानी कि इनको यहाँ पर भेजा गया है केरल जल प्राधिकरण में प्रबंध निदेशक के पद पर, और इनके स्थान पर विनय गोयल जी को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। विनय गोयल हैं ये हरियाणा के मूल निवासी हैं, डॉक्टर विनय गोयल, और 2016 के आईएएस बैच के ये अधिकारी भी हैं, यानी कि रहने वाले हरियाणा के हैं और 2016 के आईएएस बैच के ये अधिकारी हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश अभी हाल ही में बन गया है। तो ये ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है मालदीव, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल देश जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य या फिर कह सकते पूर्ण सदस्य देश बन गया है। आगे अगर हम बात करें तो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जिसे हम आईएसए के नाम से जानते हैं, इसमें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल के जो प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र थापा ने भारत के विदेश मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव हैं अभिषेक सिंह, इनके साथ अनुमोदन पत्र का आदान प्रदान किया और उस पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं, जिस कारण से अब नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। आईएसए की बात करें तो आईएसए जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से जानते हैं, ये भारत और फ्रांस की पहल पे इसको स्थापित किया गया था। भारत और फ्रांस की पहल पर स्थापित किया गया था। कब? 30 नवंबर 2015 को। और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा, यानी भारत में ही इसका मुख्यालय है हरियाणा में। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये वीडियो और इसके साथ में जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये सभी चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।